नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस्ड क्लासेस पर। जैसे कि हम अपनी दो क्लासेस में बात कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो आज की जो क्लास है हमारी वही इंडस वैली सिविलाइजेशन से आगे की क्लास है और उसी पर जो है हम आज बात करनी जो है आगे की बात करेंगे। अभी तक हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण शहर, जिनमें सबसे पहला था हड़प्पा, दूसरा था मोहनजोदड़ो, तीसरा इसमें था आपका कालीबंगा, चौथा था आपका चनहुदड़ो। इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। इन दो की जो हमारी आप इन दो क्लासेस के बारे में जो हमारी वीडियोस पिछली वीडियोस हैं उनमें देख सकते हैं। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के एक अन्य महत्वपूर्ण शहर, जिसे हम बंदरगाह शहर के नाम से जानते हैं, उस पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है लोथल। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि वीडियो को अभी तक आपने चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप ये वीडियो पसंद करते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और पहुंचते हैं लोथल पर। देखते हैं लोथल के बारे में क्या जानकारी है। ये सब हम अपनी पिछली क्लासेस में इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो लोथल से शुरू होता है। ठीक है, लोथल एक महत्वपूर्ण शहर है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह शहरों में गिना जाता है। एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता के अगर हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण शहर या बंदरगाह शहर के बारे में यदि हम बात करते हैं तो वो कौन सा है, लोथल है। तो आज हम इसी शहर के बारे में बात करेंगे। इसके अतिरिक्त तो अन्य जो महत्वपूर्ण शहर हैं उनके बारे में भी आज हम बात करेंगे। ठीक है जी, लोथल के बारे में बात होती है। भैया लोथल क्या है? लोथल गुजरात में स्थित है। गुजरात में भी कहाँ पर स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद में एक नदी बहती है, भोगवा नदी। गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित ये शहर है। ठीक है, तो वर्तमान में इसकी लोकेशन कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद में है और ये खंबात की खाड़ी के अत्यंत निकट स्थित है। खंबात की खाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में है, तो वहीं पर ये स्थित है। अगर इस स्थल की खोज के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इस स्थल की खोज हुई थी 1957 में और की गई थी SR राव के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? SR राव के द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी। तो इसकी खोज कब हुई? 1957 में। किसके द्वारा? SR राव के द्वारा। कहाँ पर है? वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर जो है ये शहर स्थित है। चलिए आगे की हम बात करते हैं। आगे क्या है? ये एक लोथल का चित्र आपके सामने दे रखा है। इस चित्र को आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि लोथल कैसा शहर रहा होगा। लोथल का एक जो है कहते हैं बंदरगाह शहर था। तो एक जो है मुख्य नहर के द्वारा जो शहर, एक बाहर से नहर निकाली गई है, इस नहर को आप देख सकते हैं। ये नहर जो है पैरेलल आई है और यहाँ पर ये प्रवेश कर रही है। दूसरी ओर जो है समुद्र से यहाँ पर ये मिला हुआ है, यहाँ से नावें प्रवेश करती हैं और इसके जरिए इसकी ओर बाहर की ओर निकल जाती हैं। तो ये एक जो है कल्पित चित्र है कि शायद ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता में रहा होगा, शायद ऐसा इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहा होगा। तो ये कल्पना के आधार पर एक चित्र बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि एक विशाल गोदीबाड़े का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो एक विशाल गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? लोथल से ही मिलता है। विशाल गोदीबाड़ा का मतलब होता है कि एक कृत्रिम डार्क यार्ड था ये, यानी कि लोगों के द्वारा एक ऐसा बंदरगाह बनाया गया था जहाँ पर आकर जहाज रुकते थे। इन जहाज़ों पर माल यानी कि सामान की लोडिंग और अनलोडिंग यानी कि उनको चढ़ाया और उतारा जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लोथल से, तो लोथल एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर था। इसके अलावा यहाँ से धान और बाजरे के साक्ष्य, धान और बाजरे दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। अगर हम अन्य बातों की बात करते हैं तो इस बंदरगाह से हमें 3 युगल समाधियों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। 3 युगल समाधियाँ क्या हैं? कि 3 ऐसी समाधियाँ प्राप्त हुई हैं जहाँ पर एक पेयर में लोगों को दफनाया गया है। 3 युगल समाधियाँ मतलब एक पेयर में जो है जो 3 लोग हैं वो एक साथ जो हैं एक साथ दफनाए गए हैं। तो 3 युगल समाधियों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? 3 युगल समाधियों का साक्ष्य आपको जो है लोथल से ही प्राप्त होता है। लोथल, अगर एक क्वेश्चन और आता है कि लोथल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो लोथल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भैया?
लोथल की अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं कि लोथल का मीनिंग क्या होता है, तो लोथल का मीनिंग होता है मुर्दों का नगर या मुर्दों का शहर। ठीक है, जैसे आपने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। ठीक है, ऐसे ही लोथल जो है, लोथल का जो अर्थ होता है वो मुर्दों का नगर या मुर्दों का शहर। अगर आपसे पूछा जाए किसे मुर्दों का नगर या मुर्दों का शहर कहा जाता है, तो लोथल को मुर्दों का नगर या मुर्दों का शहर कहा जाता है। अगर यही क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मुर्दों का टीला किसे कहा जाता है, तो मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो के लिए कहा जाता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि और क्या क्या हमें लोथल से प्राप्त होता है। तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि यहाँ से क्या है, आपको चावल के दाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, चावल के दाने का साक्ष्य प्राप्त होता है, चावल के दाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। चावल एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं जरा देखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ पर है, अगर हम अभी तक की जो खोजें हैं, जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है, वो ये माना जाता है कि अभी तक चावल की खेती का प्राचीनतम प्रमाण जो है वो आपको मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ एक ऐसी साइट से जहाँ से अभी तक जो सबसे प्राचीनतम चावल का प्रमाण है, खेती का प्रमाण है, वो कहाँ पर है? मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। लगभग 6 से 7 हजार जो ईस्वी पूर्व का है, ये 6 से 7 हजार ईस्वी पूर्व। ठीक है, 6 से 7 हजार वर्ष पुराना ये प्रमाण है कि यहाँ पर मेहरगढ़ में मिलता है। लेकिन वर्तमान कुछ खोजें ऐसी हुई हैं जो ये बताती हैं कि एक जगह है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर ये उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, संत कबीर नगर। यहाँ पर एक साइट है जिसका नाम है लहुरा देव। लहुरा देव, तो लहुरा देव से चावल की खेती का प्रमाण मिलता है और चावल की खेती का प्रमाण सबसे प्राचीन अब संत कबीर नगर का लहुरा देव ही है। माना जाता है कि यहाँ से जो प्रमाण मिला है वो 9000 वर्ष पुराना है, 9000 वर्ष पुराना है। तीसरा एक साक्ष्य और आता है कि कोल्डी हवा से भी, कोल्डी हवा पूछा जाए कि चावल की खेती का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो कोल्डी हवा से भी चावल की खेती का साक्ष्य प्रमाण प्राप्त होता है। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा से भी चावल की खेती का प्रमाण प्राप्त होता है, चावल की खेती का प्रमाण प्राप्त होता है। ठीक है जी, कहाँ से प्राप्त होता है? कोल्डी हवा से। तो 3 साइटें हैं जहाँ से आपको चावल की खेती का प्रमाण प्राप्त होता है। नंबर 1 मेहरगढ़ है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में इसकी लोकेशन जाती है, 6000 से 7000 वर्ष पुराना है। जो कि मेहरगढ़ में है, 6 से 7000 वर्ष पुराना है। जबकि दूसरी की अगर हम बात करते हैं तो संत कबीर नगर, जो कि लहुरा देव, यहाँ पर एक साइट है। सबसे प्राचीनतम खेती की जो चावल की खेती का प्रमाण है वो कहाँ से है? संत कबीर नगर लहुरा देव से है। और कोल्डी हवा से भी क्या है, धान या चावल की खेती का साक्ष्य आपको प्राप्त होता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये 3 महत्वपूर्ण साइट्स हैं जहाँ से क्या है, आपको चावल या धान की खेती का साक्ष्य प्राप्त होता है। अगर हम एक क्वेश्चन और आता है लोथल से, लोथल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनाज पीसने की चक्की, अनाज पीसने की चक्की का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? अनाज पीसने की चक्की का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो अनाज पीसने की चक्की का साक्ष्य आपको लोथल से ही प्राप्त होता है। ठीक है, अनाज को पीसने की चक्की है वो कहाँ से मिलती है? आपको यहीं से प्राप्त होती है। ठीक है, यहीं पर आपको लकड़ी से बने हुए अन्नागार, लकड़ी से बने हुए अन्नागार, यानी कि ऐसे पात्र प्राप्त हुए हैं जहां पर आपको लकड़ी के बने हुए हैं और जिसमें आप अपनी फसलों को सुरक्षित करके स्टोर करके रख सकते हैं। इसी के अलावा यहाँ पर लोमड़ी, चालाक लोमड़ी की जो कहानी है, जो कि पंचतंत्र की कथाओं में मिलती है,
वो कहानी का साक्ष्य भी कहाँ से मिलता है? यहीं से मिलता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए चालाक लोमड़ी की कहानी, चालाक लोमड़ी की कहानी का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो चालाक लोमड़ी की कहानी का साक्ष्य, चालाक लोमड़ी की कहानी का साक्ष्य यही यानी कि लोथल से प्राप्त होता है, यहीं से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछा है हाथी दांत का जो रेखीय पैमाना है, यानी कि जो पैमाना है हाथी दांत का बना हुआ है, वो कहाँ से मिलता है? तो हाथी दांत का पैमाना आपको यहीं से मिलता है। हाथी दांत का रेखीय पैमाना, हाथी दांत का रेखीय पैमाना, हाथी दांत का रेखीय पैमाना कहाँ से मिलता है? तो हाथी दांत का रेखीय पैमाना आपको लोथल से ही प्राप्त होता है। तो लोथल एक महत्वपूर्ण साइट है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी हम बात करते हैं। तो यहाँ से क्या है, आपको एक डार्क यार्ड, एक बंदर यार्ड का साक्ष्य मिलता है। यहीं से आपको एक नाव का मॉडल भी प्राप्त होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक नाव का मॉडल कहाँ से मिलता है, एक नाव का मॉडल कहाँ से मिलता है? तो एक नाव का मॉडल भी आपको लोथल से ही प्राप्त होता है। लोथल एक महत्वपूर्ण साइट्स, ठीक है, यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर से एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अभी जब हम ये टॉपिक फिनिश करेंगे और क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे तो उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि अभी हमें लगता है कि ज़्यादा टॉपिक लंबा हो जाएगा। तो हम अगली साइट्स की ओर पहुँचते हैं। अगली साइट्स कौन सी है? धौलावीरा महत्वपूर्ण शहर है, इसके बारे में देखते हैं क्या क्या है। लोथल के बारे में बता दूं कि लोथल भी दो भागों में बटा हुआ शहर है। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे शहर, केवल एक धौलावीरा अपवाद है, ये 3 भागों में बटा हुआ है, वरना सारे के सारे शहर 2 भागों में बटे हुए हैं। ऊपरी भाग या जो कहें जो पश्चिमी भाग जिसे हम दुर्ग कहते हैं, और जो पूर्वी भाग जिसे हम टीला बोलते हैं, जिसे हम नगर की संज्ञा देते हैं। धौलावीरा एकमात्र ऐसी साइट है जो कितनी 3 भागों में बटी हुई है। अब जरा हम धौलावीरा के बारे में पढ़ते हैं कि धौलावीरा क्या क्या है। देखो धौलावीरा क्या है, धौलावीरा वर्तमान गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तहसील में स्थित है। कहाँ पर है? भचाऊ तहसील में स्थित है। मानहर और मानसर नदियों, ये 2 नदियां बहा करती थी, मानहर और मानसर नदियों के पास ये स्थित है। अगर हम पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो जहाँ पर पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन 2 भागों में बटा हुआ है, धौलावीरा की जो संरचना है वो त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्तरों में बटी हुई है। ये कैसी है? त्रिस्तरीय संरचना है। लिखा हुआ है नगर का विभाजन 3 हिस्सों में मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन अन्य नगरों का विभाजन 2 हिस्सों में किया गया है। ये है कुछ, आप ये साइड से चित्र देख सकते हैं। ये धौलावीरा के कुछ चित्र हैं जो कि पुरातात्विक खोजों के द्वारा हमारे लिए प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ पर? गुजरात के कच्छ में स्थित है। ठीक है जी। तो ये कहाँ पर है? ये गुजरात में स्थित है। और आपके सामने ये चित्र जो दे रखा है वो धौलावीरा का है। मैंने शुरू में कहा कि धौलावीरा की एक ऐसी साइट है जो कि त्रिस्तरीय संरचनाओं में बटी हुई है। इसका जो पहला भाग, इसका पहला भाग है वो क्या बोला जाता है? दुर्ग बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पर संभ्रांत लोग रहते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं, राजा सामंत इत्यादि, जो या कहें कि जो उस समय के मुखिया हैं, जो एक बड़ा वर्ग है वो दुर्ग में निवास करता है। दूसरा भाग जो है वो कौन सा है? वो मध्यमा यानी कि मध्यम शहर है, बीच का शहर है। और तीसरा भाग जिसे हम बोलते हैं वो कौन सा है? निचला नगर है, निचला नगर है। ठीक है, ये 3 भाग आपको कहाँ पर मिलते हैं? ये 3 भाग आपको धौलावीरा में मिलते हैं। नंबर 1 दुर्ग, नंबर 2 मध्यमा और नंबर 3 निचला नगर। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के अन्य शहरों की यदि हम बात करते हैं तो अन्य शहर कितने भागों में बटे हुए हैं? अन्य शहर आपके 2 भागों में बटे हुए हैं। पहला है दुर्ग और दूसरा है आपका निचला नगर। इसे हम पश्चिमी टीला बोलते हैं और इसे हम पूर्वी टीला बोलते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी और पूर्वी टीले के बीच का जो शहर है उसे क्या बोला गया है?
मध्यमा बोला गया है। चलिए, धौलावीरा में हमें बांध अथवा कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, परीक्षाओं में पूछा गया है कि बांध अथवा कृत्रिम जलाशय का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। तो बांध अथवा कृत्रिम जलाशय का साक्ष्य आपको धौलावीरा से ही प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हम धौलावीरा की बात करते हैं तो धौला का मतलब होता है सफ़ेद और वीरा मतलब कुआं, यानी कि सफ़ेद कुआं इसका शाब्दिक अर्थ होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, लिखा हुआ है, इससे सिद्ध होता है कि इस नगर में जल प्रबंधन की उत्कृष्ट व्यवस्था मौजूद थी, क्योंकि जहाँ पर बांध होगा, जहाँ पर झीलें होंगी और वो भी कृत्रिम रूप से बनाई गई होंगी, तो इसका मतलब है कि वो लोग जल व्यवस्था का जो है एडवांस तरीके से उसको किया करते होंगे, या जल की जो व्यवस्था होगी वो उनकी कैसी होगी, एडवांस होगी। ठीक है, इनके अलावा अन्य स्थलों में राखीगढ़ी, संघाल, रोपड़, कोटडीजी इत्यादि भी ऐसी जगह है जहाँ पर से क्या है आपको ये जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगर हम एक बात और आती है यहीं पर कि स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो स्टेडियम का साक्ष्य भी आपको धौलावीरा से प्राप्त होता है। स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, स्टेडियम का साक्ष्य आपको धौलावीरा से ही प्राप्त होता है। अगर हम बात करते हैं इसमें धौलावीरा के बारे में, तो यहाँ से एक आपको क्या मिलता है, यहाँ से आपको एक सूचना पट मिलता है। क्या मिलता है, यहाँ से आपको एक सूचना पट या अभिलेख मिलता है। सूचना पट या अभिलेख प्राप्त होता है। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो उनकी जो लिपि है, अगर हम उस लिपि को पढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो उस लिपि का जो एक साइन बोर्ड है, जिसे हम एक अभिलेखीय कहते हैं, अभिलेख कहते हैं, या जिसे हम सूचना पट कहते हैं, वो कहाँ से मिला है, धौलावीरा से ही मिला है। और इसमें शायद वो कुछ कहना चाह रहे हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो, अगर आप पीछे के साइन में देखेंगे, यहाँ पर शायद मेंशन नहीं कर रखा है, सफ़ेद पत्थर रखे हुए हैं कुछ, और वो एक एरो की शेप में है, और वो ये कुछ कहना चाहते हैं कि शायद ये लोग इधर के लिए मूवमेंट कर गए हैं, या इधर की ओर कुछ इशारा करना चाहते हैं। ये क्या कहना चाहते हैं हमें भी उसका अर्थ नहीं निकाल पाए, क्योंकि अभी तक हम उनकी लिपि को पढ़ने में सक्षम नहीं हुए हैं। तो बहुत सारी बातें इसके अर्थ निकाले जाते हैं। अब क्या है उसके बारे में जब जानकारियाँ मिलेंगी तब उसके बारे में हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा आता है कि नेवले की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है। नेवले की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो नेवले की मूर्ति आपको कहाँ से प्राप्त होती है, नेवले की मूर्ति आपको यहीं से प्राप्त होती है। यानी कि नेवले की मूर्ति आपको कहाँ से मिलती है, धौलावीरा से ही प्राप्त होती है। अगर हम बात करते हैं अन्य कलाकृतियों में, तो गिरगिट है, घोड़ा है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो जो पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साक्ष्य आपको कहाँ से मिलते हैं, जिनके साक्ष्य आपको धौलावीरा से ही प्राप्त होते हैं। ये लिख लीजिएगा चाहे तो, खगोलीय पर्यवेक्षणशाला, पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला, पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला। खगोल विज्ञान में भी ये लोग रुचि रखा करते थे। जो पृथ्वी के अतिरिक्त जो अन्य ग्रह हैं, संभवतः उनका भी इन्हें ज्ञान था, और उसके लिए इनके द्वारा जो है खगोल विद्याओं की या खगोलशालाओं की स्थापना की गई थी। ऐसा जो है हमें लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञान था, और ख़ास तौर से धौलावीरा के लोगों को इसके बारे में एक अच्छी जानकारी थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ पर नगर नियोजन है, लेकिन उससे पहले भी कुछ और शहर हैं जिनके बारे में जानकारी जरूरी है। उन शहरों के बारे में यदि हम बात करते हैं तो उनमें एक राखीगढ़ी महत्वपूर्ण शहर है। कौन सा, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी एक महत्वपूर्ण शहर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। पूछा जाता है कि इसकी खोज कब की गई, ये कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है, ये हरियाणा के जिंद जिले में है। कहाँ पर है, हरियाणा के जिंद जिले में, हरियाणा के जिंद जिले में ये स्थित है। हरियाणा के जिंद जिले में स्थित है। घग्गर नदी के तट पर है। कौन सी नदी है, घग्गर नदी है। घग्गर नदी के तट पर यह जो साइट है वो स्थित है। एक और क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है
कि इसकी खोज कब की गई, तो इसकी खोज 1969 में सूरज भान ने की थी। किसने की थी? सूरज भान ने। इसकी खोज 1969 में सूरज भान के द्वारा की गई। ये कहाँ पर है? हरियाणा के जिंद जिले में स्थित है, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अगर हम एक क्वेश्चन और बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल यही है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल, भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल, भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल आपका राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा के जिंद जिले में स्थित है। ठीक है, राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा के जिंद जिले में स्थित है। इसकी खोज 1969 में की गई। किसके द्वारा की गई? सूरज भान के द्वारा की गई। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भारत के सबसे बड़े पुरातात्विक स्थलों की, तो बड़े पुरातात्विक स्थलों में नाम किसका आता है? आपका इसी का आता है। अगर हम और इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर टेराकोटा से निर्मित, ठीक है, पहिया, टेराकोटा से निर्मित पहिया एवं लकड़ी का पहिया, लकड़ी का पहिया का साक्ष्य मिलता है। अगर हम राखीगढ़ी के बारे में बात करते हैं, छोटा सा एक, वैसे तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसके बारे में इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सबसे बड़ा शहर है भारत का। एक टेराकोटा निर्मित जो है पहिया और लकड़ी के पहिए का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? वो आपको राखीगढ़ी से ही मिलता है। राखीगढ़ी के बाद अगर हम अगले शहर की बात करते हैं तो उसका नाम आता है बनावली। ठीक है, अगला शहर कौन सा है हमारा? अगला शहर है भैया हमारा बनावली। इससे भी सही कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूछा जाता है बनावली कहाँ पर स्थित है, तो बनावली के बारे में बात करते हैं तो ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कहाँ पर? हरियाणा के हिसार जिले में। वो जिंद जिले में था, ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ठीक है, बनावली कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और ये घग्गर और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके तट पर स्थित है। ठीक है, किसके तट पर? घग्गर और उसकी सहायक नदियों के तट पर। घग्गर और उसकी सहायक नदियों के तट पर स्थित है, जिसका नाम है आपका बनावली। अगर हम बात करते हैं तो इसकी खोज आर.एस. बिष्ट के द्वारा 1972 और 73 में की गई थी। खोज किसके द्वारा? आर.एस. बिष्ट के द्वारा। कब? 1972 और 73 के दौरान की गई थी। बनावली एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बनावली से अक्सर पूछा जाता है कि मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से मिलता है, तो मिट्टी से बना हुआ हल आपको बनावली से ही प्राप्त होता है। मिट्टी से बना हुआ हल, मिट्टी से बना हुआ हल कहाँ से प्राप्त होता है? मिट्टी से बना हुआ जो हल है वो आपको बनावली से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा यहाँ से एक मकान से आपको एक धावन पात्र मिलता है, मतलब जिसमें शायद वस्त्रों को धोया जाता होगा। एक ऐसा पात्र मिला है, एक बड़ा पात्र है, तो उसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? वो आपको यहीं से मिलता है। अगर हम बनावली के बारे में बात करते हैं तो बनावली के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये प्राक, विकसित और उत्तरकालीन जो हड़प्पा सभ्यता है उसका एक महत्वपूर्ण जो है केंद्र है। यहाँ से 2 नारी मृण मूर्तियाँ भी मिलती हैं। बनावली से क्या? 2 नारी मृण मूर्तियाँ। मृण मूर्ति का मतलब होता है मिट्टी की मूर्तियाँ। 2 नारी मृण मूर्तियाँ कहाँ से मिलती हैं? तो 2 नारी मृण मूर्तियाँ आपको बनावली से ही प्राप्त होती हैं। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बनावली के संदर्भ में। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में। तो सड़कें जो हैं वो भैया एक दूसरे को कैसी हैं?
सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। सड़कें कैसी हैं? एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और इस प्रकार अगर हम पूरे शहर की बात करते हैं तो एक ग्रिड प्रारूप यानी कि एक जाल पद्धति पर आधारित थी। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी सड़कें हैं उनको देखेंगे तो वो इस तरीके से हैं, ठीक है। इस तरीके से देखने को स्ट्रक्चर मिलता है। तो जब ये स्ट्रक्चर मिलता है तो इसका मतलब है कि पूरा शहर एक वेल प्लान्ड शहर था। इनको बहुत ही कहें कि नियोजित करके जो है बसाया गया था। लेकिन उत्तरवर्ती काल में जब हम पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश होता है तो कुछ ऐसे कारण हुए कि अव्यवस्थाएं फैलने लगी और जो शहरों का जो प्लानिंग है वो बहुत ही तेजी के साथ बिगड़ी। अगर हम बात करते हैं जल निकासी प्रणाली का, ये एक महत्वपूर्ण महत्व रखती है। इस दौरान शहर में नालियों का जो है जाल बिछा हुआ था। कहा था कि सारा शहर का जो गंदा पानी है वो नालियों के द्वारा शहर से बाहर की ओर निकलता था और बाहर जाकर जो है किसी बड़े नाले या किसी बड़ी नदी में जाकर ये मिल जाया करता था। तो एक ऐसा साक्ष्य, एक ऐसा अनुमान जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने जल की जो व्यवस्था है, जल की निकासी की जो समुचित व्यवस्था है, उस पर भी विशेष ध्यान देते थे। अगर हम बात करते हैं भवन निर्माण के लिए, तो भवन निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो भवन निर्माण में इनके द्वारा पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। अगर हम पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखें, सिंधु घाटी सभ्यता को देखें, तो प्रत्येक घर में एक रसोई घर मिलेगा आपको, जो कि इम्पोर्टेंट है, और एक स्नानागार प्राप्त होता है। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में यदि आप देखेंगे तो प्रत्येक घर में क्या है, एक रसोई घर है खाना बनाने के लिए और एक स्नानागार जो है प्राप्त होता है। पूरा शहर अगर हम देखते हैं तो दो हिस्सों में बटा हुआ है। केवल धौलावीरा एकमात्र ऐसा शहर है जो 3 भागों में बटा है। एक हिस्सा कैसा है, पश्चिमी टीला होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम दुर्ग कहते हैं। जबकि दूसरा हिस्सा जो कि पूर्वी टीला है, दूसरा हिस्सा कौन सा है, पूर्वी टीला है, जिसे हम क्या कहते हैं, निचला नगर कहते हैं। ऐसा इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने के लिए मिलता है। ये जो सिंधु सभ्यता की नगर योजना है, तो इसका कुछ चित्र आपके सामने है, उसे आप देख सकते हैं। अब सिंधु समाज या सिंधु सभ्यता के लोगों का जीवन कैसा रहा होगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि इनकी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी या पितृ सत्तात्मक थी। तो यह अनुमान लगाया जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी स्त्रियों की मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। एक भूमि की देवी, एक उर्वरा की देवी की जो चित्र प्राप्त होता है, एक डांसिंग गर्ल का चित्र प्राप्त होता है। तो इसके आधार पर अनुमान लगाया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का समाज कैसा रहा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का समाज मात्र सत्तात्मक रहा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का समाज कैसा रहा होगा, मात्र सत्तात्मक रहा होगा। पूरे समाज को अगर हम वर्गों की बात करते हैं तो 4 वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि वैदिक काल में अगर आप पढ़ेंगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण दिखाई देते हैं वैदिक काल में। लेकिन अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता में जाते हैं तो वहाँ पर भी 4 वर्ग दिखाई देते हैं। और वो 4 वर्ग कौन से हैं, विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी। विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी, ये 4 वर्ग कहाँ पर मिलते हैं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान देखने को मिलते हैं। पूरा समाज 4 भागों में बटा हुआ है। एक विद्वान वर्ग है, एक जो है श्रमिक वर्ग है, एक आपका व्यापारी वर्ग है और एक आपका योद्धा वर्ग है। चारों वर्गों के अपने अपने काम हैं और चारों वर्ग अपने अपने कार्यों को संपादित करते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं ये लोग खान पान में कैसे थे, तो ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के भोजन का आनंद लिया करते थे, प्रयोग किया करते थे। ठीक है, शाकाहार और मांसाहार दोनों का प्रचलन इन लोगों में था। इसके अलावा ये ऊनी और सूती दोनों ही वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है, ऊनी और सूती दोनों ही प्रकार के वस्त्रों का उपयोग होता है। पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषण पहनते हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषण पहनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। यहाँ से तलवार, ढाल, शस्त्राण, कवच इत्यादि के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यानी कि ये लोग कैसे थे, ये लोग शांति प्रिय थे। यहाँ से कोई भी तलवार, कोई भी ढाल, कोई भी कवच आदि ऐसा कोई भी औजार प्राप्त नहीं हुआ है जो ये बताए कि ये लोग लड़ाई झगड़ों में या कहें कि युद्ध प्रवृत्ति के थे या लड़ने झगड़ने में इनका विश्वास ज़्यादा था। आगे की ओर बढ़ते हैं। ये कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक चित्र है कि कैसे उन लोगों का एक अनुमानित जीवन रहा होगा। ये केवल कल्पना के आधार पर बनाया गया चित्र है।
संभवतः ऐसा इंडस वैली सिविलाइजेशन रहा होगा। अगर हम वास्तुकला की बात करते हैं तो भारत में वास्तुकला की शुरुआत सबसे पहले सिंधु वासियों के द्वारा की गई। सिंधु वासियों के द्वारा किसकी शुरुआत की गई? वास्तुकला की शुरुआत की गई। क्योंकि अगर आप नगरों के विन्यास को देखते हैं, नगर संरचना को देखते हैं, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता है, तो वहाँ पर इस वास्तुकला के आरंभिक दर्शन होते हैं। सड़कों का एक दूसरे को समकोण पर काटना, भवनों का 2 मंजिला होना। सिंधु घाटी सभ्यता के जो भवन हैं वो कैसे हैं? वो 2 मंजिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के भवन कैसे हैं? 2 मंजिले हैं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। पक्की ईंटों से बने हुए मकान हैं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। रास्तों की चौड़ाई अच्छी है। मकान एक सुवर्णित जो है विन्यास में बने हुए हैं। तो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वास्तुकला का भी ज्ञान रखते थे। दरवाजों की बात करते हैं तो दरवाजे सड़कों की ओर खुला करते थे। दरवाजे जो हैं वो सड़कों की ओर खुलते थे। और जोधड़ों की सबसे बड़ी इमारत क्या है? एक अन्नागार है, जैसा कि हम बात पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं फर्श के बारे में, तो फर्श जो हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, वो पक्का नहीं होता था। केवल कालीबंगा एक ऐसी साइट है जहाँ पर क्या है, पक्के फर्श का प्रमाण मिलता है। बाकी चाहे हड़प्पा हो, चाहे आपका मोहनजोदड़ो हो, चाहे लोथल हो, चाहे रोपड़ हो, चाहे आपका धौलावीरा हो, कोई भी जगह हो, चाहे चनहुजड़ो हो, सब जगह पर फर्श कैसा मिलता है? कच्चा मिलता है। लेकिन कालीबंगा में कैसा है? कालीबंगा एकमात्र ऐसी साइट है जहाँ पर पक्के फर्श के साक्ष्य मिलते हैं। बाकी सभी जगहों पर फर्श कैसा है? बाकी सभी जगहों पर फर्श जो है वो कच्चा है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मकान तो पक्के बनाते थे, पर उनके जो फर्श हुआ करते थे, उनके घर के जो आंगन हुआ करते थे, वो कैसे थे? कच्चे ही हुआ करते थे। कृषि के बारे में यदि हम बात करते हैं तो कपास एक महत्वपूर्ण फसल थी। और कपास का उत्पादन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु घाटी वासियों के द्वारा ही किया गया है। सिंधु वासियों के द्वारा ही क्या है? कपास का उत्पादन सर्वाधिक किया गया। एक क्वेश्चन आता है कि ये कपास कहाँ जाया करती थी? तो ये कपास मेसोपोटामिया के लोगों के पास जाया करती थी। और मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेलुहा कहकर बुलाया करते थे। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेलुहा किसे कहा जाता था? तो मेलुहा जो नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेलुहा कहा जाता है, क्योंकि ये कपास का उत्पादन किया करते थे। और ये कपास मेसोपोटामिया यानी कि मिस्र की ओर जाया करती थी। तो वहाँ के लोग यहाँ के लोगों को क्या नाम देते हैं? मेलुहा नाम देते हैं। अगर हम बात करते हैं सिंधुवासियों के बारे में, तो ये चावल और बाजरे की खेती का जो है, चावल है, बाजरा है, रागी है, सरसों है, इन फसलों का उत्पादन अपने यहाँ पर किया करते थे। चावल का उत्पादन आपको लोथल से प्राप्त होता है। चावल का साक्ष्य लोथल से मिलता है। बाजरे का साक्ष्य लोथल और सौराष्ट्र से मिलता है। रागी और सरसों के बारे में यदि हम बात करते हैं तो कालीबंगा से क्या है, ये इनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आपने पढ़ा कालीबंगा में जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है, जालीदार खेत का प्रमाण मिलता है, एक साथ 2 फसलें उगाए जाने का प्रमाण मिलता है। तो वो कहाँ से मिलता है? आपको कालीबंगा से ही प्राप्त होता है। सिंधुवासी के लोग, सभ्यता के लोग हल से परिचित थे। और हल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि बनावली एक महत्वपूर्ण साइट है जो कि हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। वहाँ से आपको एक हल का साक्ष्य प्राप्त होता है। और ये लोग जुताई करना जानते थे। लेकिन एक गन्ना एक ऐसी फसल है, गन्ना के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कोई भी ज्ञान नहीं था। यानी कि गन्ने की फसल से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। ये रही कपास की कुछ फसल। कपास की फसल का एक फोटो है, इसे आप देख सकते हैं। पशुपालन के बारे में बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हाथी और घोड़े से परिचित थे। हाथी और घोड़े से परिचित तो थे, किंतु उन्हें पालतू बनाने में असफल रहे। घोड़े का साक्ष्य सुरकोटदा से प्राप्त होता है। सुरकोटदा एक साइट है जहाँ से क्या है, घोड़े का अस्थि पंजर प्राप्त होता है। सिंधुवासियों को गेंडा, बंदर, भालू, खरा, खरा मतलब खरगोश, ठीक है, खरा का मतलब यहाँ पर क्या है? खरा का मतलब खरगोश, रैबिट से है, ठीक है। इसकी जानकारी इन लोगों को थी।
शेर का कोई भी साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को शेर के बारे में जानकारी नहीं थी। ये कुछ सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर है जो आपके सामने दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको दो चित्र, दो लोग दिखाई दे रहे हैं जो शिकार खेलते हुए हैं, ठीक है, एक जानवर पर बैठे हुए हैं और नीचे एक आप पहिए का भी साइन देख रहे हैं कि एक रथ इत्यादि में बैठे हुए हैं। तो संभवतः ये लोग पहिए के जो ज्ञान है या पहिए की जो टेक्नोलॉजी है उससे परिचित थे। व्यापार अगर हम वाणिज्य की बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। ये क्या किया करते थे, ये वस्तु विनिमय किया करते थे। वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय क्या होता है, जहाँ पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम अपनी वस्तु दूसरे लोगों को दे देते हैं जिसकी ज़रूरत उन्हें होती है, और वो वस्तु ले लेते हैं जिसकी ज़रूरत हमें है। मान लीजिए मेरे पास एक भेड़ है, ठीक है, तो और मेरे लिए जो ज़रूरत है वो अनाज की है, तो जिसके पास अनाज है उसे ऊन की ज़रूरत है, तो मैं भेड़ की ऊन उसे दे देता था और उसके बदले में मैं उससे अनाज ले लेता था। तो ये वस्तु विनिमय बोला जाता है। या मान लो किसी के पास भैंसें ज़्यादा हैं या गायें ज़्यादा हैं, किसी के पास भेड़ है, तो भैंस की जगह उसने भेड़ें दे दी, भेड़ की जगह उसने जो है भैंसें ले ली। इस प्रकार का जो आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान है वो वस्तु विनिमय बोला जाता था, और ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में विद्यमान था। अगर हम बात करते हैं व्यापार के बारे में, तो इनके व्यापारिक संबंध एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता के लोगों के साथ भी थे। मेसोपोटामिया है, सुमेरिया है, इत्यादि सभ्यताओं से इनके जो है व्यापारिक जो लेन देन है उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्रमुख आयातित वस्तुओं की हम बात करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आयात किया करते थे। तो टिन का आयात कहाँ से होता है, अफगानिस्तान या ईरान से होता है। तांबा एक महत्वपूर्ण जो है कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण धातु थी जो कि राजस्थान के खेतड़ी से प्राप्त होती थी, लेकिन तांबा की मात्रा थोड़ी थी, तो इसलिए तांबा का बहुत ही समुचित उपयोग किया करते थे, बहुत ही जरूरत पर इसका उपयोग किया करते थे, वरना उसका उपयोग ये कम किया करते थे। चांदी अफगानिस्तान से प्राप्त होती है, सोना अफगानिस्तान और दक्षिण भारत से आता है, शीशा ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से आता है, लाजवर्द जो है वो मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से आता है। ये सारी चीज़ें हैं जो कहाँ से हैं, अलग अलग जगहों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परचेज या क्रय कर रहे थे। हड़प्पा सभ्यता में शिल्पियों और व्यापारियों का संभवतः शासन था, यानी कि जो शिल्प के कारीगर हैं वो और जो व्यापारी लोग हैं ये लोग शासन किया करते थे, ऐसा अनुमान है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहा का ज्ञान नहीं था। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहा का ज्ञान इनके लिए नहीं था। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। धर्म के बारे में भी हम बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के अगर हम बात करते हैं तो मंदिर का कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं होता है लेकिन मोहनजोदड़ो से एक स्वास्तिक की चिन्ह वाली मोहर जरूर प्राप्त होती है। तो हड़प्पा में क्या है, मंदिर का कोई अवशेष नहीं है, लेकिन मोहनजोदड़ो से एक स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त होता है। अगर हम बात करते हैं पूजा के तौर तरीकों पर, तो एक कुबड़ वाले सांड की बहुत पूजा करते थे ये लोग। मुख्य रूप से कुबड़ वाले सांड की इनके यहाँ पर पूजा होती थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोहरें आपको एक कुबड़ वाले सांड की मिलती हैं, तो संभवतः ये अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग इसकी पूजा किया करते होंगे। हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा के साक्ष्य भी मिलते हैं। पीपल एवं बबूल की पूजा हुआ करती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग पीपल और बबूल की पूजा किया करते थे। आम इत्यादि पौधों का इनके लिए ज्ञान नहीं था। सिंधु सभ्यता में प्रेतवाद, भक्ति और पुनर्जन्मवाद के बीज मिलते हैं, यानी कि प्रेतवाद, भक्ति और पुनर्जन्मवाद कहाँ पर दिखाई देता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में दिखाई देता है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ मोहरें हैं, आप इनको देख सकते हैं, जो कि विभिन्न पुरातत्व खुदाइयों में क्या है, पुरातत्वविदों को प्राप्त हुई हैं। अंत्येष्टि के यदि हम प्रकार की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तीनों प्रकार की अंत्येष्टियों में विश्वास करते हैं। नंबर 1 पूर्ण समाधिकरण, यानी कि इसमें सीधे सीधे व्यक्ति के शव को पूर्णतः दफना दिया जाता था, मिट्टी में जमीन में गड्ढा खोद के उसमें सबको रख दिया गया और उसे ऊपर से ढक दिया गया। आंशिक समाधिकरण मतलब इसमें आधा शरीर जो है जमीन के नीचे गाड़ दिया गया और आधा ऊपर छोड़ दिया गया, या कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया गया, बाद में जब
शरीर के कुछ जो अस्थि पंजर इत्यादि बचते थे उनको एक कलश में इकट्ठा किया गया और जमीन में दबा दिया गया, दफन कर दिया गया। वो आंशिक समाधिकरण है। और दाह संस्कार यानी कि आग के हवाले शरीर को कर दिया गया। तो ये तीनों ही प्रकार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? आपको सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। लोथल से आपको युगल समाधान मतलब एक साथ दो लोगों को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो विद्वान इसको सती प्रथा के रूप में भी देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य आपको लोथल से मिलता है। ये केवल एक अनुमान है, लेकिन अगर हम बात करते हैं अभिलेखियों के बारे में तो भानुगुप्त का जो ऐरण का अभिलेख है वो सबसे पहले सती प्रथा के बारे में बतलाता है, और ये एक अभिलेखीय साक्ष्य है। जब उसके सेनापति गोपराज की जो पत्नी है, जब हूण आक्रमण के समय उसकी मृत्यु हो जाती है गोपराज की, तो उसकी पत्नी अपने पति की चिता के साथ क्या है, अपने आप को सती कर लेती है। तो ये पहला प्रमाणिक अभिलेखीय प्रमाण है। कौन सा? आपका ऐरण का अभिलेख। लेकिन यहाँ पर लोथल का युग्म समाधान क्या है? सती प्रथा का ही अनुमान है। रोपड़ एक ऐसी जगह है जहाँ पर मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य आपको रोपड़ से ही प्राप्त होता है। लिपि के बारे में यदि हम बात करते हैं तो लिपि के बारे में अलेक्जेंडर कनिंघम ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था। लेकिन सर्वप्रथम प्रयास एल.ए. वेंडल ने किया था और विचार करने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम थे। सिंधु लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक है। सिंधु लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक है, यानी कि चित्रों को इसमें प्रधानता दी गई है। और ये कैसी है? अपठनीय है। ठीक है, ये कैसी है? अपठनीय है, मतलब अभी तक ये पढ़ी नहीं जा सकी है। चित्रों में मछली है, चिड़िया है, मानव आकृति आदि चिन्ह मिलते हैं। ये दाएं से बाएं लिखी जाने वाली लिपि है, यानी कि ये इधर से शुरुआत होगी, इधर को जाएगी, फिर इधर से इस प्रकार से चलती रहती है। इस पद्धति को बुस्ट्रेफेडॉन कहा जाता है। ठीक है, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस प्रकार ये लिखा जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इस पद्धति को हम बुस्ट्रेफेडॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुस्ट्रेफेडॉन। बुस्ट्रेफेडॉन पद्धति है ये। बुस्ट्रेफेडॉन पद्धति के नाम से हम जानते हैं। दाएं से बाएं ये लिखी जाती है। सभ्यता के पतन के बारे में यदि हम बात करते हैं कि कैसे अचानक ये सभ्यता समाप्त हो गई, तो सभ्यता के पतन के अनेक कारण दिए गए हैं, जिसमें नदी में बाढ़ है, जल प्लावन है, शुष्कता है, घग्गर नदी का सूखना उसमें एक महत्वपूर्ण कारण है, बाह्य आक्रमण है, प्रशासनिक शिथिलताएं हैं, जलवायु परिवर्तन जो है वो इस सिविलाइजेशन के नष्ट होने के प्रमुख कारणों में से एक हैं। कुछ भी हुआ हो, लेकिन ये सभ्यता एक महानतम सभ्यता थी जो इन कारणों की वजह से क्या है, अचानक ही समाप्त हो गई। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं हड़प्पा के शहरों की, तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है, हड़प्पा उससे छोटा, धौलावीरा उसके बाद, और कालीबंगा सबसे उसके बाद। अगर हम धौलावीरा की बात करते हैं तो भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है? धौलावीरा है। ठीक है, चलिए, ये कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के शहर हैं। पहला आपका हड़प्पा है, दूसरा आपका लोथल है, तीसरा आपका मोहनजोदड़ो है, और चौथा आपका धौलावीरा है। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, यानी कि पहली जो हमारी वीडियो थी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये वीडियो समाप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की वीडियो समाप्त होती है। 3 क्लासों में हमने ज़्यादा से ज़्यादा जानने का प्रयास किया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हों, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे पीसीएस की हो, चाहे वो आरओ हो, चाहे वो वनडे एग्जाम और कोई भी रहा हो। तो उन परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे, जिससे कि हम सारी चीज़ों को क्या है अपनी परीक्षाओं में जो है, या अपने जो आने वाली परीक्षाएं हैं, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे वो एनटीपीसी की हो, उसमें उनको समाहित कर सकें, जिससे कि किसी भी स्तर का प्रश्न आए वो हमसे छूटे नहीं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।